मुस्तकबिल में कोई भी सियासी मुहिम, कोई भी नजरिया, कोई भी तहरीक, कोई भी एहतजाज जेन जी की हिमायत के बगैर नामुकम्मल रहेगा। वन पीस की कहानी एक ग्रुप प्राइवेट्स की है जिन्हें स्ट्रॉ हैट्स कहा जाता है। ये लोग समुद्रों पर सफर करते हैं, नाइंसाफियों से लड़ते हैं और एक करप्ट आलमी हुकूमत के खिलाफ बगावत करते हैं, और उनका अलामती झंडा वही स्ट्रॉ हैट जॉली रॉजर्स है। ऐसा लगता है जैसे जेन जी का कोई इनकलाब बर्पा हो रहा है। ये जेन जी दुनिया की पहली इंटरनेट नेटिव जनरेशन है। इनका सियासत पर असर सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ज़ोहरान ममदानी को इस फतेह की तरफ धकेलने वाला एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी प्लेटफॉर्म था जो वायरल ट्रेंडी सोशल मीडिया वीडियोस में पैकेज किया गया था, जो जेन जी की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। ग्लोबल सच पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क शहर से गुज़िश्ता मंगल की रात को बरामद होने वाली सियासी खबरों को ज़लज़ला खेज कहा जा सकता है। एक 34 साला डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ने अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर मुंतखब होने का एजाज़ हासिल कर लिया। ज़ोहरान ममदानी को इस फतेह की तरफ धकेलने वाला एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी प्लेटफॉर्म था जो वायरल ट्रेंडी सोशल मीडिया वीडियोस में पैकेज किया गया था, जो जेन जी की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा। ये जेन जी दुनिया की पहली इंटरनेट नेटिव जनरेशन है। इनका सियासत पर असर सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे जेन जी का कोई इनकलाब बर्पा हो रहा है। एशिया से लेके अफ्रीका तक, जनूबी अमेरिका तक नौजवान सड़कों पर निकल आए हैं, तब्दीली का मुतालबा करते हैं, और अगरचे इनकी सियासी हकीकत बहुत मुख्तलिफ है, ये मुजाहिरीन अक्सर एक जैसी शिकायत का इजहार कर रहे होते हैं। माशी अदम मुसावात की बात करते हैं, रिहाइश की बुलंद कीमतों और सियासी बदउनवानी का तस्करा करते हैं, और अगरचे वो मुख्तलिफ जुबानें बोलते हैं, उनकी मुश्तरका जुबान इंटरनेट की जुबान है। मीम्स, टिकटॉक ट्रेंड्स और स्लैंग्स जो 30 साल से शायद उम्र वालों के लिए तकरीबन नाकाबिले फहम है। लेजिट आपको समझ में पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी उम्र के लोगों को इस तरह की लैंग्वेज समझ आती भी नहीं है। वाकई इनमें से बहुत सी तहरीकों की अगर आप बात करें जो जेन जी की तरफ से आई हैं, उसमें ऑनलाइन पहले ख्याल जन्म लेते हैं, पहले एहसासात को बयान किया जाता है, महरूमियों के बारे में बात होती है, फिर ये तहरीकें रफ्ता रफ्ता जन्म लेती हैं। अगर आप जेन जी की तरफ देखें तो इनकी अक्सर लाई हुई तहरीकें शुरू होती हैं कुछ मसाइल से, उनके ऊपर गुफ्तगू से, गम गुस्से से, ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर बहसें हो रही होती हैं, फिर एक तहरीक जन्म लेती है ऑनलाइन, और फिर अचानक ये सड़कों पर मुंतकिल हो जाती है। तो जनाब, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे इनकलाब की जो ना सिर्फ सियासत की दुनियाओं को हिला रहा है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों को भी तब्दील कर रहा है। यह है जेन जी का उरूज, जो इंटरनेट की दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया की सड़कों और वोटिंग बूथ्स तक पहुंच चुका है। तो शुरू करूंगा ज़ोहरान ममदानी की फतह से, जो न्यूयॉर्क की गलियों में एक नई हवा का झोंका लेकर आई है, और फिर जाएंगे आलमी सतह पर जेन जी की जड़ों तक, उनकी इंटरनेट की जुबान तक, और फिर एक दिलचस्प अलामत की तरफ जो दुनिया भर की तहरीकों में दिखाई दे रही है। एक ऐसी अलामत जिसे हम अपने बचपन में समझते थे कि ये बहरी कज़ाकों या पायरेट्स का निशान है, लेकिन जेन जी ने उसका मतलब ही बदल दिया और उसको एक टोपी भी पहना दी, यानी कि स्ट्रॉ हैट जॉली रॉजर्स। इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। ममदानी से चार्ली कर्क की मुहिम तक, वहां से ट्रंप की फतह तक, जर्मनी में एएफडी के उरूज तक, और पाकिस्तान में पीटीआई के हामियों की इंटरनेट जद्दोजहद से लेकर मरियम नवाज की इंटरनेट रील्स तक, सब पर नजर डालेंगे। तो आइए सफर का आगाज करते हैं। सबसे पहले आइए बात करें ज़ोहरान ममदानी की उस तारीखी फतह की। गुज़िश्ता मंगल की रात जब न्यूयॉर्क शहर के वोटर्स ने अपने वोट डाले तो नतीजा ऐसा निकला जैसे शहर की सियासी बुनियादें हिलकर रह गई हों। 34 साला ज़ोहरान ममदानी एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, अमेरिका के सबसे बड़े शहर का
मेयर बन गए। ये कोई मामूली फतह नहीं है। ममदानी को इस मकाम तक पहुंचाने वाले बेसिकली एक ऐसा पॉपुलिस्ट एजेंडा था जो ना सिर्फ अवामी मसाइल को छूता था, बल्कि उसे सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस में लपेट कर रैप करके ऐसे पेश किया गया था कि लोग देखने पर मजबूर हो जाते थे। ये वीडियोस ट्रेंडी थी, मज़ाहिया थी और बिल्कुल जेनजी की जुबान में थी। जेनजी जो 1997 से 2012 के दरमियान पैदा हुए, दुनिया की पहली ऐसी जनरेशन है जो पैदा हुई तो आंख खोलते ही इंटरनेट देखा। उनके लिए इंटरनेट कोई इजाफी चीज नहीं है, उनके लिए ये लग्जरी नहीं है, उनके लिए ये नेसेसिटी है। ये उनकी पहली जुबान है, उनकी पहली दुनिया है। ममदानी ने उनकी इसी दुनिया में कदम रखा और नतीजा सबके सामने है। एक सियासी भौचाल जो अमेरिका की सियासत को हिला के रख गया। तो सवाल यह है कि क्या यह फतह सिर्फ न्यूयॉर्क तक महदूद है? जी नहीं, जेनजी का असर आलमी है। ये नौजवान जो खुद को नेटिजन्स कहते हैं, जिस तरह के हम सिटीजन्स कहते हैं सिटी पे रहने वाले, सिटीज में रहने वाले, ये नेट पे रहने वाले खुद को नेटिजन्स कहते हैं। इंटरनेट के भूमि हैं, उधर के होमी हैं, उधर के रहने वाले हैं। दुनिया भर में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके लिए सरहदें महज गूगल मैप्स की लाइनें हैं। वो टिकटॉक पर भारतीय नौजवानों की वीडियोस देखते हैं, बॉलीवुड के गानों पर डांस करते हैं, चाहे अफ्रीका में रहते हों चाहे ब्राजील में। इंस्टाग्राम पर ब्राजील के मुजाहिरीन की स्टोरीज शेयर करते हैं और एक्स पर अफ्रीकी तलबा की तहरीकों पर बहस भी करते हैं। ये ताल्लुक इंटरनेट की बदौलत है जो उन्हें एक आलमी कम्युनिटी में तब्दील कर देता है। और ये ताल्लुक सिर्फ तफरीही नहीं है, नजरियाती और सियासी भी है। जनरेशन जी ने दुनिया भर में सियासी तब्दीलियों में कलीदी किरदार अदा किया है और मजीद कर रहे हैं। आइए आपको कुछ मिसालें बता देता हूं। एशिया में नेपाल के सितंबर 2025 की जेनजी मुजाहिरों में नौजवानों ने वजीर आजम की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इसके ऊपर मैंने एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई थी, वो भी जरूर देखिएगा। अफ्रीका में मराकश और मेडागास्कर की सड़कों पर नौजवान माशी अदम मुसावात के खिलाफ निकल आए हैं। जनूबी अमेरिका में पेरू और बोलिविया में सियासी बदउनवानियों के खिलाफ तहरीकें जन्म ले रही हैं। यूरोप में फ्रांस की गलियों में मुजाहिरीन आवाज बुलंद कर रहे हैं और अमेरिका में भी ये सब कुछ हो रहा है और जेन जी कर रही है। ये सब एक जैसी शिकायत का इजहार करते हैं। महंगाई है, रिहायशी मकानात और किरायों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और सियासतदान करप्ट हैं। उनकी जुबानें मुख्तलिफ हैं, हिंदी, उर्दू, अरबी, हिस्पानवी, अंग्रेजी, लातीनी, फ्रांसीसी, लेकिन उनकी हकीकी जुबान इंटरनेट की है, मीम्स की है, जो हंसी में भी आपको गुदगुदाती हैं, हंसी देती हैं, लेकिन नजरियात को सींचती भी हैं। गम गुस्से का इजहार भी करती हैं, मायूसी का इजहार भी करती हैं, गम गुस्से को भड़काती भी हैं। टिकटॉक ट्रेंड्स जो लाखों को जोड़ देते हैं और स्लैंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, रेट, लेजिट, नो कैप, जो बूमर्स मेरे आप जैसे लोगों के लिए तो शायद अजनबी सी जुबान लगती है, लेकिन ये जुबान उनकी ताकत है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है, उनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ बना के रखती है। बहुत सी तहरीकें ऑनलाइन जन्म लेती हैं, एक हैशटैग, एक वायरल वीडियो और अचानक सड़कों पर हजारों लोग होते हैं। ये जनरेशन जी की सियासी तब्दीली की ताकत है। वो ना सिर्फ वोट देते हैं बल्कि तहरीकें बनाते हैं, रिवायती लीडर्स और पुरानी सियासत को चैलेंज करते हैं। और अब जब हम टीवी पर खबरें देखते हैं तो एक अजीब सी अलामत दिखाई देती है। मालूम नहीं आपने गौर किया है या नहीं किया, ये आपको दिखाता हूं। ये है जॉली रॉजर्स। आपको याद होगा बचपन में जब हम कार्टून्स या फिल्में देखते थे तो हर एक जितने भी आपके पायरेट्स होते थे, आपके बहरी कज़ाक होते थे, उनकी कश्तियों पर एक झंडा लहरा रहा होता था, एक स्याह झंडा जिस पर एक खोपड़ी बनी होती थी और दो हड्डियां आपस में क्रॉस में बनी होती थी। उसका नाम जॉली रॉजर्स था। आपको इन तमाम तहरीकों में जॉली रॉजर्स दिखाई देता है, लेकिन ये जॉली रॉजर्स
عام جالی راجرز نہیں ہے. یہ جالی راجرز مسکرا رہا ہے اور ساتھ ساتھ سر پر ایک اسٹرا کی تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپی پہنی ہے. جی ہاں, یہ ہے نیا جالی راجرز, وہ سیاہ پرائیویٹ جھنڈا جس پر ہنستا ہوا ایک کھوپڑی کا نشان اور کراس میں ہڈیاں بنی ہوتی ہیں, جو صدیوں سے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, بحری قزاقوں کی علامت رہا ہے. لیکن اس کی ایک نئی شکل, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, وہ اب ہر جگہ دکھائی دے رہی ہے, اسٹرا ہیٹ جالی راجرز. یہ علامت نوجوان مظاہرین کی عالمی پسندیدہ علامت بن چکی ہے. اور کس لیے؟ جب بھی انہوں نے انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہوتی ہے, جب بھی انہیں لگتا ہے کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے, جب بھی انہیں لگتا ہے کہ ہم کوئی تحریک چلا رہے ہیں, تو ان کی علامت یہ اسٹرا ہیٹ پہنا ہوا مسکراتا ہوا جالی راجرز ہوتا ہے. اور اگر اس پر غور کریں کہ یہ آیا کہاں سے, تو اس کی جڑیں ایک مشہور جاپانی مانگا اور اینیمے سیریز میں ہے جس کا نام ہے ون پیس. اب ون پیس کی کہانی بھی بڑی مزیدار ہے. ون پیس کی کہانی ایک گروپ پرائیویٹس کی ہے جنہیں اسٹرا ہیٹس کہا جاتا ہے. یہ لوگ سمندروں پر سفر کرتے ہیں, ناانصافیوں سے لڑتے ہیں اور ایک کرپٹ عالمی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں, اور ان کا علامتی جھنڈا وہی اسٹرا ہیٹ جالی راجرز ہے. ایک کھوپڑی جو اسٹرا ہیٹ پہنے ہوئے آپ کو دکھائی دیتی ہے, جو آزادی, بہادری اور کرپشن کے خلاف جدوجہد کی علامت ہے. اور یہ اسٹرا ہیٹ جالی راجرز اب پوری دنیا کی جنزی میں اپنے حقوق کی لڑائی کی علامت بن گیا ہے, ظلم کے خلاف جدوجہد کی علامت بن گیا ہے, کرپشن کے خلاف لڑائی کی, جنگ کی, جدوجہد کی علامت بن گیا ہے. یہ کہانی جنریشن زی کو بہت پسند ہے, اسی لیے تو انہوں نے اپنی جدوجہد کی عکاسی اسی اسٹرا ہیٹ جالی راجرز سے کرنی شروع کر دی ہے. اور یہ کسی ایک شہر, ایک ملک کی کہانی نہیں ہے, پوری دنیا کی جنزی اسٹرا ہیٹ جالی راجرز کو اپنی آزادی کی جدوجہد کی علامت سمجھتی ہے. ایک نئی جنریشن ہے جی, جو پرانے نظام کو چیلنج کر رہی ہے, جو اپنی مرضی سے, اپنی مرضی کے جھنڈے لہرا رہی ہے. اب یہ علامت جو ہے یہ حقیقی دنیا میں کیسے آئی؟ نیپال میں ستمبر 2025 کے جن زی کے احتجاجوں کے دوران اسٹرا ہیٹ جالی راجرز یہ جلتی ہوئی سرکاری عمارتوں پر لگا ہوا, لٹکا ہوا نظر آیا. اب ان مظاہروں نے ملک کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا. انڈونیشیا میں یہ جھنڈا اتنا مقبول ہوا کہ قدامت پسند قانون ساز نے اسے غداری قرار دے دیا. میڈاگاسکر, میراکش, پیرو, بولیویا, ان سب جگہوں پر مظاہرین نے اسٹرا ہیٹ جالی راجرز کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. فرانس میں یلو ویز کی طرز پر, اور امریکہ میں بلیک لائیوز میٹر سے لے کر پیلسٹینین سپورٹ مارچز تک یہ جھنڈا لہرایا جا رہا ہے. یہ علامت ہے کہ انٹرنیٹ کی کوئی حدود نہیں ہے, اس کی یہ طاقت بغیر کسی سرحد کے ہے, اور اس کی طاقت جو ہے وہ کس طریقے سے جسمانی شکل کو اختیار کر رہی ہے ایک جھنڈے کی صورت میں. یہ دکھاتی ہے کہ آن لائن لائف کیسے حقیقی احتجاجوں میں, مظاہروں میں تبدیل ہو سکتی ہے, سیاسی نظریات کو قوت دے سکتی ہے, تقویت دے سکتی ہے, جلا بخش سکتی ہے, ایک نئی روح پھونک سکتی ہے, نوجوانوں کے سوچ کا دھارا تبدیل کر سکتی ہے, ایک نئی سوچ, ایک نئی صبح کا آغاز کر سکتی ہے. آئیے واپس زہران پر آتے ہیں. زہران ممدانی کی بات کریں. نیو یارک جیسے شہر میں جہاں شہری نوجوان لبرل اور ہائیلی آن لائن ہوتے ہیں, ممدانی نے جنریشن زی کی اس طاقت کو اپنی مہم کا حصہ بنایا. انہوں نے ایسی پوزیشنز لی جو اس گروپ میں مقبول تھیں, جیسے ہاؤسنگ کی لاگت کو کنٹرول کرنا, امیر طبقے پر ٹیکس اور پیلسٹینینز کی حمایت. پھر انہوں نے اپنی بیس سے ڈیجیٹل نیٹو سپیچ میں بات کی, انہی کی زبان میں گفتگو کی, اپنی انسٹاگرام ریلز خود بنائی, ہر لینگویج میں بنائی, اس میں بالی ووڈ کا مسالہ بھی ڈالا, ہپ ہاپ بھی ڈالا, سب کچھ ڈالا. لوگوں سے, نیٹیزن سے, جن زی سے ان کی زبان میں بات کی, مین آن دا اسٹریٹ کو انٹرویوز دیے, اور اپنے برتھ ڈے کا اعلان بھی ناقدین کا مزاحیہ جواب بنا کر دیا. کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ بہت کم عمر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ٹرمپ میاں آپ کہہ رہے تھے کہ میں بہت کم عمر ہوں, تو لیجئے میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں, میں اس ویکینڈ پر 34 برس کا ہونے جا رہا ہوں.
बहरहाल ये मुहिम का कोर कंपोनेंट था जो ममदानी को पुराने सियासतदान की बजाय एक नेक्स्ट डोर नेबर गाय की तरह दिखाया कि ये हमारा हमसायों की तरह है। जनरेशन जी जो रिवायती सियासत से तंग आ चुकी है, उन्हें ये बहुत पसंद आया, उनके दिल को ये भा गया। और ममदानी ने बड़े बड़े बुर्ज जिन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च किए थे ममदानी के खिलाफ उसके मुखालिफिन को सपोर्ट करने के लिए, उन सब के बुर्ज जेन-ज़ी ने इस वजह से उलट दिए क्योंकि ममदानी ने उनको डायरेक्टली अप्रोच किया, अपील किया। और आप सोच रहे होंगे कि शायद ये नया स्टाइल सिर्फ बाएं बाजू तक महदूद है, तो जनाब ऐसा नहीं है। ये सिर्फ बाएं बाजू तक महदूद नहीं है, दाएं बाजू की पार्टियां भी इसे अपना रही हैं। जर्मनी में इंतहाई दाएं बाजू की AfD ने टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। 2025 के जर्मन पार्लियामेंट इलेक्शंस में AfD ने 24 साल से कम उम्र वोटर्स में अपना वोट शेयर 2021 के 7% से बढ़ाकर 21% तक कर लिया। ये इजाफा उनकी सोशल मीडिया स्ट्रेटजी से मुंसलिक है। जैसा कि यूरोपीय सेंटर फॉर डिजिटल एक्शन की रिपोर्ट कहती है, उन्होंने एंटी वोक कल्चर, माइग्रेशन मुखालिफ वीडियोस और यूथ स्लैंग्स को इस्तेमाल करके नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। अमेरिका में भी दाएं बाजू के कमेंटेटर्स जैसे चार्ली कर्क ने टिकटॉक इस्तेमाल की उस स्टाइल की वीडियोस और कंजर्वेटिव एंटी वोक ऑनलाइन कल्चर से बड़ी फॉलोइंग बनाई। कर्क ने डोनाल्ड ट्रंप की उसकी मुहिम को चलाया, दोनों दफा 2018 में भी और 2024 में भी, और उनके इलेक्शंस में उनके इन्फ्लुएंसर्स ने ट्रंप को नौजवान वोटर्स में ज्यादा मकबूलियत दी। 2008 के बाद किसी भी रिपब्लिकन उम्मीदवार से बेहतर परफॉर्मेंस थी ट्रंप की व्हेन इट कम्स टू द रिस्पॉन्स ऑफ यूथ। और ये किस वजह से था? ये चार्ली कर्क की वजह से था। कर्क की वीडियोस जो शॉर्ट थी, तेज थी और नौजवानों की जुबान में थी। इन्होंने कंजर्वेटिव जनरेशन जी को मुतहर्रिक किया। ये दिखाता है कि जो जेन जी की ताकत है ये गैर जानिबदार है, ये बाएं और दाएं दोनों को ताकत दे सकती है, बशर्ते कि आप उनके नजरियात को के साथ हम आहंगी मिला सकें, आप उनको अपने नजरियात पर कायल कर सकें और आपकी बात उनको मंतिक और दलील पर लगे या वो आपकी बात को मान लें। आप उनकी जुबान में उनसे बात तो कीजिए। अब आइए पाकिस्तान की तरफ आते हैं, जहां ये जेन जी की ताकत एक मुख्तलिफ शक्ल में दिखाई दे रही है। PTI के हामी जो सियासी दबाव के तहत आजकल उसका शिकार हैं, इंटरनेट मीम्स और टिकटॉक वीडियोस के जरिए खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। जब रिवायती मीडिया पर पाबंदी लगती हैं तो टिकटॉक पर एक हैशटैग या एक मिजाहिया मीम लाखों को जोड़ देता है। मीम्स, तकरीरों के क्लिप्स और नौजवानों की तख्लीकी वीडियोस ने तहरीक इंसाफ को जिंदा रखा है। ये मीम्स ना सिर्फ हंसाती हैं बल्कि सियासी पैगाम भी पहुंचाती हैं। टिकटॉक ने PTI को एक अंडरग्राउंड कल्चर दे दिया है जहां नौजवान अपने नजरियात को फन में तब्दील कर रहे हैं। ये जद्दोजहद दिखाती है कि जेन जी कैसे सियासी दबाव में भी अपनी आवाज को बुलंद रखती है। दूसरी जानिब मरियम नवाज हैं जो पंजाब की वजीर आला हैं, वो भी टिकटॉक को अपनी मुहिम का हिस्सा बनाती हैं। अपनी रोजमर्रा की जो भी कुछ करती हैं वो टिकटॉक पर दिखाती हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा बाज़ लोग तो ये उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी ये जो वीडियोस हैं ये अवामी मसाइल पर तो होती हैं, नौजवानों तक पहुंचने का एक कोशिश भी है, उसका एक जरिया भी है, लेकिन कभी कभी उनके नाक़दीन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब ओवर डूइंग हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये शायद इतना ज़्यादा मसनूई लगने लगता है और हकीकी जनरेशन सी की हिमायत हासिल करने के लिए मज़ीद मुस्तनद और ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सियाने और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। बहरहाल मरियम नवाज की भी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है और बहुत से जेनजी के ऐसे लोग हैं और मेरी आपकी उम्र के भी जो उनको वाकई में बहुत पसंद करते हैं और उनके काम को सराहते भी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में आपको मजहबी जमातें भी दिखाई देती हैं, वो भी इंटरनेट का, टिकटॉक का इस्तेमाल करती हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं जिन्होंने के यूट्यूब का इस्तेमाल किया और जेन जी तक पहुँचे, बहुत खुल के बात की, उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ बहुत आमियाना था और उन्होंने आम लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की। इसी तरह राइट विंग के और बहुत से लोग हैं, अभी साहिल अदीम और इस तरह के और लोग भी आए हैं जो कि कन्वेंशनल जो हमारे यहाँ एक आलिम दीन थे उनसे हटकर
یہ لوگ آئے اور انہوں نے ہٹ کر گفتگو کی. لیکن جینزی بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس سے قطع نظر کہ کون صحیح اور کون غلط ہے کہ پاکستان میں بھی اگر آپ نے جینزی تک پہنچنا ہے تو آپ کے پاس بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ اوتھینٹک ہوں, آپ کینڈیڈ ہوں, آپ کی بات میں دلیل ہو, وزن ہو, اور آپ جینزی سے ان کی زبان میں گفتگو کریں. تو آخر میں جناب میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کو یہ ایک سبق دیتا ہے کہ مستقبل میں کوئی بھی سیاسی مہم, کوئی بھی نظریہ, کوئی بھی تحریک, کوئی بھی احتجاج جن زی کی حمایت کے بغیر نامکمل رہے گا. یہ جنریشن زی کی طاقت ہے اور اسے ہارنس کرنا بہت ضروری ہے. یہاں تک کہ اس وقت اسرائیل جو پوری دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے, امریکہ بھی اسی کے اشارے پر چلتا ہے, اس کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو جسے پوری دنیا کی پرواہ نہیں, جسے یونائٹڈ نیشنز کی پرواہ نہیں, اس کو ایک پرواہ ہے. اس کو یہ پرواہ ہے کہ ٹک ٹاک کہیں کسی ایسے شخص کے پاس نہ چلا جائے جو زائنسٹ, اینٹی زائنسٹ ہو. اسی لیے وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے اس کو کوئی ایسا شخص خریدے جو پرو زائنسٹ ہو. تو ٹک ٹاک ایک پرو زائنسٹ خاندان, لیری ایلیسن جو کہ اوریکل کا مالک ہے, دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص ہے اور آئی ڈی ایف کا سب سے بڑا فنڈر ہے, اس نے خریدی ہے. یہ ایک طرف. اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بنجامن نیتن یاہو مبینہ طور پر نے لاکھوں ڈالرز ٹک ٹاکرز کو اور پوڈ کاسٹرز کو دیے ہیں تاکہ وہ امریکہ میں پرو اسرائیل پیغامات پھیلائیں, خصوصی طور پر نوجوانوں تک. اور پھر چارلی کرک کی جو ایک کنسپریسی چل رہی ہے اس میں ان کا نام آیا تھا, تو انہوں نے بار بار آ کے بتایا کہ جی میں اس میں انوالو نہیں ہوں, لیکن ان کے لیے بہت اہم تھا کہ ٹرننگ پوائنٹ یو ایس اے جو ہے وہ پرو زائنسٹ خبریں چلائے, پرو زائنسٹ ایجنڈا پر, پرو زائنسٹ آئیڈیالوجی پر قائم رہے. یہ سب کچھ یہ دکھاتا ہے کہ جو جنزی کی طاقت ہے اس کو آنے والے وقتوں میں, آنے والے زمانوں میں کوئی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا. اگر آپ کسی نظریے کی, کسی آئیڈیالوجی کی, کسی تحریک کی فتح چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچیں, آپ بات سے نظریے تک اور نظریے سے ایکشن تک آئیں, تحریک تک آئیں, تو آپ کو جنزی کی طاقت کو ہارنس کرنا بہت ضروری ہے. چاہے وہ زہران ممدانی ہو, چاہے اے ایف ٹی ہو, چارلی کرک ہو, تحریک انصاف ہو, مریم نواز ہو یا نیتن یاہو. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.